देखिए, मैं तो समाजवादी विचारधारा को मानता हूँ और मैं 1963 में 1963 एक पार्टी थी, उसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इसके नेता होते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो उस पार्टी का मैं मेंबर बना था और लोहिया के विचारों को पढ़ के मुझे लगा कि ये विचार देश के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमारा जो अगर फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और वो कांग्रेस पार्टी सोच के थे, परंतु एक ही घर में दो पार्टियां चल जाती, दिक्कत नहीं होती थी। उनकी कांग्रेस पार्टी चलती रहती थी, हमारी सोशलिस्ट पार्टी चलती थी। और हमने इसलिए महसूस किया कि समाजवादी विचारधारा एक मानव के लिए, मानवता के लिए सबसे अच्छी विचारधारा है, क्योंकि जितने भी प्रकार के दुनिया में शोषण है, अन्याय है, युद्ध है, अत्याचार है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक वो कारण होता है और जो इस सब पैदा करते हैं। कभी आपने एक जिक्र किया कि हम एससी कम्युनिटी से हैं, तो जो कम्युनिटी बनी या जो जातियां बनी, इनके निर्माण के पीछे भी एक शोषण था। एक व्यक्ति समान पैदा हुआ और जो लोग भी अपने आप को कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं या प्रकृति को मानते हैं, तो अगर वो वास्तव में ईश्वर प्रकृति कोई मानता है तो उसको समाजवादी होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तो सबको समान पैदा किया है। एक नाक दी है, दो आंख दिए हैं, दो कान दिए हैं। प्रकृति ने भी इंसान के बीच में वितरण को लेकर कोई फर्क नहीं किया है और वितरण के साथ साथ एक जरूरी संदेश भी दिया है कि आदमी को जो उसकी जरूरत है उसकी पूर्ति के हिसाब से मिलना चाहिए। महात्मा गांधी का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाई, प्रकृति के पास दुनिया की जरूरतों की पूर्ति करने की सब कुछ है, पर एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति करने के लिए। तो जो समाजवाद की विचारधारा है, इसका जो मूल सिद्धांत है यही है कि इंसान के बीच की बराबरी और इंसान को जरूरत के मुताबिक देना और इंसान के द्वारा समाज से जरूरत के अनुसार लेना। न व्यक्ति ज्यादा ले और न ज्यादा उसको दिया जाए, तो कोई विषमता ही पैदा ना हो। और अगर विषमता पैदा नहीं होगी तो ये जाति का मामला, धर्म के झगड़े, संपत्ति के झगड़े, पूंजीवाद के झगड़े सब खत्म हो। तो समाजवादी व्यवस्था जो है इसको आने वाली है। हालांकि समाजवादी व्यवस्था के बारे में, समाजवादी विचार के बारे में देश में कई प्रकार के भ्रम हैं और जिनको हम लोग भी अपनी ताकत की कमी के चलते नहीं कर पाए, दूर नहीं कर पाए। जैसे हमारे यहाँ जो एक जमात है, संघ की जमात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की, जो नागपुर की संतान है तो उन लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि ये जो विचारधारा है ये तो विदेशी विचारधारा है। वो जो मराठी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि परकीय विचारधारा है, विदेशी विचारधारा है। तो वो समाजवाद को और मार्क्सवाद को एक बताने का प्रयास करते हैं। एक जमाना था 1930s का और 19वीं सदी का कि जब दुनिया में मार्क्सवाद की चर्चा कुछ ज्यादा हो रही थी। भारत के भी कुछ लोग उससे प्रभावित हुए थे, यूरोप में भी उसका कुछ प्रभाव पड़ा था। तो तब लोगों को ऐसा लगता था कि ये समाजवाद है। हालांकि मार्क्स की जो विचार है, मार्क्स का जो सोच है, उस सोच में कुछ बुनियादी खामियां हैं जो मुझे लगता है जिसके चलते वो अपने वांछित लक्ष्य पर, जो लक्ष्य अच्छा था, उस लक्ष्य पर वो नहीं पहुंच सकते। तो आरंभिक दौर में ये चर्चा चलती रही। फिर कुछ लोगों ने उसका सरलीकरण किया कि बस मार्क्सवाद बस हिंसा निकाल दीजिए, तो फिर समाजवाद आया कि मार्क्सवाद कहता है कि सब मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मालिक को मार देंगे और उसके बाद फिर
सर्वहारा की तानाशाही आ जाएगी, फिर सर्वहारा की तानाशाही के बाद में फिर पहले चरण में समाजवाद आ जाएगा, फिर दूसरे चरण में स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो जो मार्क्स की कल्पना थी, वो मार्क्स की कल्पना कहीं भी दुनिया में न पूरी हुई, ना हो सकती है। जिन दुनिया के 3 देशों में मार्क्सवाद की सत्ता कुछ प्रभावी या चर्चित हुई, जैसे पहली मार्क्स की जो क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति हुई रूस में, तो आज रूस की स्थिति क्या है? रूस भी एक प्रकार का आज की स्थिति में एक वैयक्तिक पूंजीवादी तानाशाही के। चीन की स्थिति क्या है? चीन ने भी पर्सनल प्रॉपर्टी को खोल दिया है और अभी एक नया शब्द कहना शुरू कर दिया है कि हमारे यहाँ बाजार समाजवाद है। पर समाजवाद का संबंध बाजार से तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बाजार मुनाफे के लिए है और समाजवाद बराबरी के लिए है। तो एक सेवा के लिए है, एक बराबरी के लिए है और एक मुनाफे धंधे के लाभ के लिए है। तो ये जो परिभाषा दी गई और जो वहां पे है, वो भी एक प्रकार का पूंजीवाद है। और दूसरा, मार्क्स के सोच में एक और कमी थी जिसकी चर्चा डॉक्टर लोहिया ने की। क्यूबा में भी कोई स्थिति है कि क्यूबा में भी अब परिवारवाद भी है, फेडरल कैस्ट्रो की मौत कर उनके भाई आए हुए हैं और वह भी एक सैन्य तानाशाही है। दूसरा, एक बार जब वहां पे कोई व्यक्ति सर्वहारा की तानाशाही के नाम पर तानाशाह बन जाता है, तो फिर तानाशाही स्थायी हो जाती है, फिर वो हटती नहीं है। और अब तो तानाशाही लोग उनको हटना ना पड़े, इसके कई प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। ये वैधानिक प्रयोग कर रहे हैं, जैसे रूस में हुआ है, उन्होंने भी प्रस्ताव कर दिया कि 2030 तक वो नहीं बदले जाएंगे, उतने बने रहेंगे। अभी एक खबर ये भी आई है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार कराया है 2,15,000 करोड़ रुपए में, तो इंसान के मृत्यु के लिए जो अंग खत्म होते हैं उनको कैसे जिंदा किया जाए। तो वो उनकी एक इच्छा है अनंत काल जिंदा रहने की, तो इससे वो काम चल रहा है, यानी अनंत काल की तानाशाही हो जाएगी, मॉडर्न डे अश्वत्थामा। तो ये जो परिस्थितियां हैं मार्क्सवाद की, इनमें एक बुनियादी खामी थी कि इंसान अगर या समाज एक बार तानाशाही के रास्ते पर जाएगा तो वो फिर अपनी सत्ता को छोड़ेगा, ये उसके स्वभाव के विपरीत है। इसलिए व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण ही ना हो पाए। सत्ता का केंद्रीकरण होने से तानाशाही भी आती है, परिवारवाद भी आता है, फिर उसके साथ में एक जाति का, धर्म का समूह भी अपने आप साथ में रखता है। फिर विषमता भी आती है, क्योंकि एक परिवार ही जब लगातार स्थायी होता है तो फिर एक नए प्रकार का डेमोक्रेटिक राजतंत्र पैदा हो जाता है कि वोट से तो चुना जाता है आदमी, पर राजा बन जाता है, राजतंत्र बन जाता है। वहाँ पेट से ही चला, जैसे आपने तमिलनाडु की चर्चा की, तमिलनाडु के मतलब यहाँ पर है, तो वहाँ करुणानिधि हुए, तो फिर उनके बेटे स्टालिन हुए, तो उनके बेटे उदयनिधि हो गए, इस प्रकार के चला जा रहा है। और ऐसा में देश के अधिकांश राज्यों की स्थिति ये है, और यहाँ ज्यादा हम नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग यहाँ जवाहरलाल भवन में बैठे हुए हैं, तो कुछ विनय जी को परेशानी ना हो, इसमें ज्यादा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है। तो ये परिस्थिति सभी को बनती है। तो लोहिया ने इस बात को उठाया था कि भाई क्या मार्क्सवाद, अगर मान लो कि हिंसा को कोई मान ले कि चलो हम 50 लाख लोग हिंदुस्तान में मार देते हैं, तो इसके बाद क्या है, जो कल्पना की है कि समाज में बराबरी आएगी या संपत्ति खत्म हो जाएगी, संपत्ति बनी रहेगी, क्या ये संभव है? तो लोहिया कहना था कि ये संभव नहीं है। दूसरा, एक बात, महत्वपूर्ण बात जो लोहिया ने उस संदर्भ में उठाई कि मार्क्स ने जो कल्पना की, तो मार्क्सवाद ने उन्होंने कहा कि पूंजी का जो निर्माण होता है वो सरप्लस वैल्यू से होता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को उन्होंने कहा, सरप्लस वैल्यू। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, उस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में क्या है कि एक कारखाने का मालिक है, वो 1000 लोगों से काम कराता है, जमीन का मालिक है, वो 100 मजदूर से काम कराता है, खुद के पास मुनाफा रखता है, थोड़ा सा बांटता है, तो उसके बाद जो जमा होता है इनके श्रम की पैदावार का, वो अतिरिक्त मूल्य है। परंतु मार्क्सवाद में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की चर्चा राष्ट्र के भीतर तो है, पर वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा नहीं। तो अब जो पूंजी निर्माण हो रहा है
ये पूंजी निर्माण वैश्विक पूंजीवाद का हो रहा है, खास करके ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। अभी आज की अखबार की खबर थी या कल की अखबार की खबर थी कि अमेरिका से हिंदुस्तान वाले 4500 करोड़ रुपए हथियार खरीदने वाले हैं। अब जो 4500 करोड़ के हथियार हम लोग खरीदेंगे, उनकी निर्माण की लागत क्या होगी? मेरे ख्याल से इस प्रकार का मुनाफा का धंधा है हथियार में, दवाओं में, तो वो 500-700 करोड़ के हथियार होंगे जो 4500 करोड़ में बिकेंगे। अब ये जो मुनाफा है, ये मुनाफा कहाँ जाएगा? ये मुनाफा उनके मुल्क में जाएगा तो उनके यहाँ तो संपन्नता बढ़ेगी। तो जब तक सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू ना हो कि कोई भी देश या एक दूसरे के साथ में जो व्यापार करेगा उसमें भी मुनाफा का काम नहीं रहेगा, वो भी मानवता के लिए। वैसे हम लोग यहाँ पहले था कि साहब लोग एक्सचेंज कर लेते थे, सामान को बदल देते थे, तो मुनाफा नहीं था, संपत्ति निर्माण नहीं था। पर मार्क्सवाद में इसकी भी कमी है। पर लोगों ने भी प्रचार किया इसलिए कि भाई समाजवाद की चर्चा ना हो पाए, तो उनका ये तो मार्क्सवादी है, तो कहीं तो विदेशी विचारधारा है। तो एक तो बात मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि मैं जिस समाजवाद को मानता हूँ वो समाजवाद भारतीय समाजवाद है। हमने समाजवाद के विचारों की जो जड़ है वो भारतीय भूमि में अपनाई है कि भारत की भूमिका क्या जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्क्सवाद में आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि साहब दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक अमीर एक अमीरी। पर क्या ये हिंदुस्तान के लिए सच है? हिंदुस्तान में तो हजारों जातियां हैं और जातियों के नाम पे जन्मना इंसान इंसान के बीच में छोटे बड़े का फर्क हो जाता है। तो इस मुल्क में जाति एक तथ्य है, सच है, और इस सच के कारण से, इस जाति के सच के कारण से समाज की जो एकता है वो सब खंडित रही है। हम लोग कहते हैं, आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि साहब हिंदुस्तान इसलिए गुलाम था कि हमारे यहाँ एकता नहीं थी। खासकर जो आज भाजपा के सत्ता के लोग हैं, आज संघ के लोग, वो लोग चर्चा करते हैं। हमने कई लेख लिख के उससे पूछा कि भाई ये तो बताओ एकता थी क्यों नहीं? हमने मान लिया एकता नहीं थी, पर एकता कारण क्या था? एकता नहीं होने का एक बड़ा कारण था कि हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था थी। उस जाति व्यवस्था में इंसान के जन्म के साथ में उसका धंधा बांध दिया गया था। आप किस जाति में पैदा हुए हैं इससे आपका धंधा तय होगा, आपकी योग्यता किस पे तय नहीं होगा, जाति पे होगा। अगर कोई यादव बरादरी वाला है तो उसको दूध पैदा करना है, कोई कुनबी है तो उसको खेती पे काम करना है, कोई लोहार है तो उसको लोहे पे काम करना है, सफाई वाला है तो उसको सफाई का काम करना है, और जो लड़ने का काम करना है वो लड़ने का काम एक सीमित तबका है, ठाकुर तबका है, उसके लिए करना है। ज्ञान का काम ब्राह्मण के करना है। तो जब आपने जाति के साथ में धंधे को जोड़ दिया, व्यापार को जोड़ दिया, काम को जोड़ दिया, तो उस विषमता को स्थायी कर दिया, योग्यता खत्म हो गई। और जो कहते हैं कि साहब वर्ण तो योग्यता के आधार पर था, तो वर्ण और जाति तो अंतर विरोधी है। क्योंकि अगर योग्यता के आधार पर था तो फिर तो चयन होना चाहिए था ना, कि भाई देखते हैं कि कौन सा विद्यार्थी पढ़ने अनुसार है, अगर वो दलित के घर में ही पैदा हुआ पर योग्य है तो उसको ब्राह्मण बताना चाहिए, भाई ये ब्राह्मण है। और अगर ब्राह्मण का लड़का गधा है तो उसके कहना चाहिए ये दलित है, पर उल्टा हुआ। तो इस जाति व्यवस्था ने हिंदुस्तान को बांटा, और हम लोग जो लंबे समय की गुलामी में रहे हैं, उस लंबे समय की गुलामी की वजह ये है कि इस देश में लड़ने का काम चंद लोगों का था, बकाया सारा समाज तो ताली बजाने को था कि कौन राजा हो। तो लिखा है रामायण में तुलसीदास जी ने कि कोहू नृप हमें कहानी चेरी छोड़ना हुई है रानी। हमें कोई रानी तो बनना नहीं है, राजा बनना नहीं है, तो कोई आ जाए। और कितनी ऐसी लड़ाइयां हैं जिनको हम लोग देखते हैं, पढ़ते इतिहास में, कि जिनमें अंग्रेज की फौज के लड़ने वाले 150-200 लोग थे और उन्होंने राजा के ऊपर हमला करके जीत लिया और हजारों लोग खड़े हैं। एक इतिहासकार ने झांसी की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई का जिक्र किया कि जब अंग्रेज फौज वहां पर गई तो उनके साथ में जो लड़ने वाले लोग थे वो कम संख्या में थे, जो बाहर के आए हुए लोग थे वो थे कुछ देसी लोग थे, पर हजारों लोग खेत में खड़े हुए थे। तो अंग्रेज जरा डरा कि भाई ये तो बड़ा समस्या हो जाएगी, इतने लोग क्या खड़े हुए हैं। तो जो भारतीय सलाहकार थे, क्योंकि वो तो चंद लोग थे, सलाहकार करने वाले, गोली चलाने वाले, सब तो हमारे लोग थे, हमारे बीच के लोग थे।
तो उन्होंने कहा चिंता मत कि ये लड़ने वाले नहीं है, हम्म। ये तो जो जीत जाएगा उसकी जय जयकार करें।